जय भीम साथियों, राउंड टेबल इंडिया के कार्यक्रम अम्बेडकर एज में आपका स्वागत है। गए शुक्रवार यानी 26 अगस्त 2016 को हरियाणा विधानसभा में एक अनोखी घटना घटी। अनोखी घटना ये थी कि जैन मुनि तरुण सागर हरियाणा विधानसभा में बुलाए गए सरकार द्वारा और उन्होंने वहाँ पे मानसून सत्र के पहले ही दिन प्रवचन दिया। प्रवचन सभी विधायकों को समर्पित था। सत्र में मौजूद जो लोग थे, विधायकों के अलावा उनमें हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी थे और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। उस पूरे प्रवचन में तरुण सागर ने जो बोला, जो विधायकों को कहा, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने कहा है कि वो संविधान की परिभाषा, संविधान के जो मूलभूत जो उसका दृष्टिकोण है उसके खिलाफ है, उसमें वो फिट नहीं बैठता। तो मामला ये बनता है कि आखिर ऐसा क्या है कि पहली बार गणराज्य देश में ऐसा होता है कि एक धार्मिक गुरु को प्रवचनों के लिए बुलाया जाता है, और साथ में आखिर उसके पीछे क्या कोई राजनीति काम कर रही है, क्या ये भी एक प्रश्न है। ये पूरा मामला आखिर है क्या, भाजपा आखिर दिखाना क्या चाहती है, आखिर उस प्रवचनों के माध्यम से वो कहना क्या चाहती है। इन सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार अरविंद शेष जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अरविंद शेष जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अरविंद जी, ये पूरी राजनीति आखिर है क्या, ये आखिर क्या इशारा है? ये साफ साफ इशारा है। हालांकि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में शायद इसकी लंबी परंपरा रही है कि जो शासक तबका होता है वह कैसे धार्मिक सत्ताओं के सामने सिर नवाता रहता है। तो इसकी वजह तो साफ साफ है कि समाज और सत्ता पर कैसा कब्जा और किस लिए कब्जा बनाए रखना है, वो कहाँ से संचालित होता है और उसको कहाँ एक जगह देनी है, वो प्रतीक के रूप में भी है। आज़ादी के बाद मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार ये हुआ है। वो राजेंद्र प्रसाद जो है वो बहुत सारे मतलब ब्राह्मणों का पाँव धोने गए थे, ये भी अभी खूब चल रहा है, ये भी खबर अभी चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि विधानसभा जो भारतीय संविधान के तहत मतलब गठित एक जनप्रतिनिधिक संस्था है, उसमें सत्र के पहले दिन सबसे शुरू में किसी जैन मुनि को बुला के और वहाँ बिठा के संबोधित कराना, एक ये। दूसरा कि कई प्रतीक गढ़े गए, न केवल पहले दिन जैन मुनि तरुण सागर से वहाँ पर सभा को संबोधित कराना, बल्कि कुछ डिजाइन भी ऐसे किए गए थे। जैसे कि वहाँ 3 मतलब सबसे ऊंचे पदों पर बैठने वाले लोग हैं, गवर्नर हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं। इन तीनों से उनका आसन जो है वो ऊंचा बनाया गया, बैठने की जगह जो ऊंची बनाई गई। तो ये अपने आप में एक प्रतीक है कि कैसे और किस आदमी को, किस प्रतीक को आप किस जगह पर बिठा रहे हैं, और वो विधानसभा तकनीकी रूप से भारतीय संविधान के तहत तकनीकी रूप से किसका प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो इसमें यह है। और अब इसको, हालांकि इसको खोलने के लिए, इसके राज को खोलने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी संबोधन में तरुण सागर ने, जैन मुनि तरुण सागर ने ये कहा एक जगह कि गंगा को अगर गंगोत्री में साफ कर दिया जाए तो उसके नीचे वाले घाट अपने आप साफ होते जाएंगे। इसके आप पॉलिटिकल मायने, तो राजनीतिक मायने भी उन्होंने ही समझाया, अलग से इसको समझाने की जरूरत नहीं है। उसका राजनीतिक मायने उन्होंने इस तरह में समझाया कि विधानसभा के सत्र के पहले दिन आपने बुला के और मुझसे संबोधन कराया, तो यह एक तरह से गंगोत्री को साफ करना है। ठीक है, अब इसके बाद की राजनीति अपने आप शुद्ध होती चली जाएगी। मतलब गंगोत्री को आपने साफ कर दिया, नीचे के घाट अपने आप साफ होते जाएंगे। विधानसभा सत्र के पहले दिन आपने मुझे बिठा के सभा को संबोधित करा लिया, नीचे के सत्र बाद की चीज़ें अपने आप शुद्ध होती चली जाएंगी, ये कहा तरुण सागर ने। अब सवाल ये है कि क्या 1947 से आज तक सभी तमाम विधानसभाओं और संसद के अधिवेशन अशुद्ध रहे? प्रकारांतर से तरुण सागर ये भी कह रहे हैं। दूसरा कि क्या एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री, एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य जो है, अब किसी धर्म गुरु के जरिए किसी सभा की शुरुआत, मतलब विधानसभा या संसद की शुरुआत के बाद ही वो बाकी चीज़ों को शुद्ध करने वाला है? ये नई परंपरा है क्या? क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण सेफ लोकेशन से खेल रहा है? क्योंकि वह सीएम जो है खट्टर, उन्होंने बुलाया है, उन्होंने किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाया है, उन्होंने एक जैन मुनि को बुलाया है। तो क्या एक तरह से जैन मुनि के माध्यम से
जो उनका ब्राह्मणवाद है, जो उनकी भगवा राजनीति है, उनको परोसने जा रहे हैं। ये क्या इस तरफ भी इशारा है कि ये हरियाणा एक नए तरह के प्रयोग की दिशा में कुछ करना चाह रहा है, ताकि बाकी राज्यों में भी ऐसा कुछ किया जा सके और एक जैन मुनि के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जाए? अफसोस इसी बात का ज़्यादा है कि तरुण सागर, जैन मुनि तरुण सागर ने जो भी वहाँ से कहा, वो सारी की सारी बातें भगवा राजनीति, भाजपा आरएसएस की राजनीति को तुष्ट करने वाली हैं, उसको समृद्ध करने वाली हैं। लेकिन वो जिस रूप में उनको जाना जाता है, एक जैन मुनि के रूप में जाना जाता है, जैन धर्म के एक गुरु के रूप में जाना जाता है। तो जैन मुनि होते हुए उन्होंने जो भी बातें कही हैं, वो सबके सब जो है वो आरएसएस भाजपा की राजनीति को तुष्ट करती है। ये ज़्यादा अफसोस की बात है कि उन्होंने अपने एजेंडे के लिए जैन धर्म के किसी गुरु का इस्तेमाल किया या वो इस्तेमाल हुए। हालांकि मतलब धर्म जहाँ होगा वहाँ अपने आप ही पैट्रियार्की आ जाएगा, फ्यूडलिज्म आ जाएगा। ये तो अपने आप में मतलब इनबिल्ट है। वो धर्म के जितने भी धर्म हैं आमतौर पर, उसमें लगभग सब में ये इनबिल्ट है कि वो मतलब स्त्री विरोधी है, वो फ्यूडल है, सामंती है, वो मतलब श्रेष्ठ कहे जाने वाले तबकों का निम्न कहे जाने वाले तबकों पर शासन है। इसको अभी तक धर्म ने दूर नहीं किया है, किसी भी धर्म में देख लीजिए। दूसरा कि साफ साफ स्टेटमेंट उनका ये है कि धर्म पति है, राजनीति पत्नी है। पत्नी को यानी कि धर्म राजनीति को पति यानी धर्म के अंकुश में रहना चाहिए, नहीं तो वो बेलगाम हाथी की तरह मगनमस्त हो जाती है। ये जैन मुनि तरुण सागर ने कहा। इस दर्शन को आप अभी उनके तात्कालिक संदर्भों में स्त्री विरोधी कह सकते हैं, लोकतंत्र विरोधी कह सकते हैं, मतलब ये प्रगतिशीलता के सीधे सीधे खिलाफ जाते हैं। लेकिन क्या ये जैन मुनि के मुंह से निकली हुई बात है? क्या आपको याद नहीं आ रहा है कि मनुस्मृति में मनु ने स्त्रियों के बारे में किस किस तरह की बातें कही हैं? दर्जनों जगहों पर शायद ऐसे उल्लेख होंगे कि अगर स्त्रियों को खुला छोड़ दिया जाए, स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो वे बिगड़ जाती हैं, मतलब बेलगाम हो जाती हैं। तो क्या ये वहीं से उठाई गई बात है जो जैन मुनि के मुंह से निकल रही है? हाँ, एक समय जैन धर्म को सनातन यानी हिंदू धर्म के बरक्स जो है वो एक निरीश्वरवादी दर्शन के रूप में देखा गया था। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र को कैसे देखें हम कि जो सीधे सीधे मनुस्मृति के सिद्धांतों को ज़मीन पर उतारने की बात करते हैं। अब हम क्या बात करें कि ये भगवा राजनीति जो है पर्दे के पीछे से खेल रहे हैं। जैन मुनि ने सीधे सीधे कहा कि खट्टर पर यानी कि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि ये स्टेट का भगवाकरण कर रहे हैं। ये स्टेट का भगवाकरण नहीं कर रहे हैं, ये राजनीति का शुद्धिकरण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा। तो जहाँ भगवाकरण होगा वहाँ हिंदू धर्म होगा, वहाँ जहाँ हिंदू धर्म का दर्शन होगा वहाँ मनुस्मृति होगा। मनुस्मृति से उठाई गई बात की जैन मुनि के मुंह से कहलवा के और फिर से उसी रूप में आज 21वीं सदी के समाज में स्त्री और वंचित तबकों के खिलाफ जो बातें कही जा रही हैं, क्या ये उसको विधानसभा के पहले दिन सत्र के पहली कुर्सी से वो वैधता दिलाने की कोशिश है? ये भारतीय संविधान बहुत मुश्किलों से, बहुत लड़ाई के बाद बना था। कितने मेहनत लगी थी, कितने बलिदान हुए होंगे। आज़ादी की लड़ाई के बाद किस किस जतन से बाबा साहब ने इस संविधान को बनाया था। एक झटके में लोग यहाँ से उड़ा देना चाहते हैं। तो क्या हरियाणा पे जो भगवाकरण की जो व्यापक राजनीति है उसमें हरियाणा को एक तरह से एक्सपेरिमेंट हब के तौर पे देखा जाना चाहिए? एक्सपेरिमेंट हब आप ऐसे देख सकते हैं कि गुजरात को प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल हब बनाया गया था। जैसे उसको प्रयोगशाला के रूप में देखा गया था आरएसएस की पॉलिटिक्स के लिए। वहाँ मुस्लिम समुदाय के प्रति क्या किया गया था ये अब दुनिया के सामने है। ऐसा लगता है कि विचार के स्तर पर नागपुर से जो भी चीज़ें चल रही हों, लेकिन यहाँ हरियाणा में उसी विचार को व्यवहार में उतारने की एक पूरी की पूरी योजनाबद्ध तरीके से कोशिश चल रही है। मुख्यमंत्री होते हुए अगर मुख्यमंत्री पद के पर काम करते हुए कोई व्यक्ति इस तरह की बातें बोलता है, ठीक है, कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहनना चाहिए, खाप के समर्थन में कोई बातें करते हैं आप, तो ये किसके खिलाफ जाती हैं? मतलब पिछले 1.5-2 दशकों में, 2-2.5 दशकों में दलित तबकों और स्त्रियों, इन दोनों का जो भार हुआ है, इन्होंने अपनी ताकत से सत्ता, समाज, दुनिया के सामने बाकायदा अपनी ताकत के जरिए अपनी वंचना के जो सवाल थे, अपने मतलब छल से जो इनके खिलाफ जो व्यवस्था गढ़ी गई थी उसके खिलाफ खड़े हुए, इन्होंने अपने अधिकारों का सवाल उठाया, जनता दुनिया के सामने खड़े हुए। ऐसे समय में इनके खिलाफ इस तरह की बातें करना कि स्त्रियों को कंट्रोल में जिससे कि स्त्रियों को नियंत्रण में रखा जाए, दलित तबकों को कंट्रोल में रखा जाए, ये किस तरह के शासन का संकेत देता है? जाहिर है कि आप जिस एक्सपेरिमेंट हब की बात बोल रहे हैं, ये लगता है जैसे खुलेआम खेल रहे हैं।
और हो सकता है कि राज्यों में भी, अन्य राज्यों में भी ऐसी स्थितियां, हाँ, बाकी राज्यों में भी ऐसी इस तरह की स्थितियां होंगी। बस यही बात है कि हरियाणा की यह खबर जो है किसी तरह सतह पर आ गई, बाकी राज्यों में चुपचाप चल रही होंगी जहां से अभी तक कोई खबर आई नहीं है। मेरा मानना है कि इनके लिए नई राजनीति नहीं है, इनका एजेंडा शुरू से यही रहा है, मौका इनको अब मिला है। मामला यही है, जैसे जो जिस धर्म की ये राजनीति करते हैं उस धर्म में स्त्रियों और दलितों की जगह क्या है तय की हुई है। जैसे कि हो सकता है कि वे यह कहीं कह दें कि मनुस्मृति कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन अगर हर आदमी के विचार में, हर आदमी के मानस में मनुस्मृति के सिद्धांत स्त्री और सामाजिक रूप से कमजोर जातियों के खिलाफ एक ही तरह के पाए जाते हैं कि स्त्रियों को कहाँ जगह होनी चाहिए, स्त्री और दलित तबकों की जगह कहाँ होनी चाहिए, तो एक तरह से कहें तो ये मनुस्मृति इम्प्लीमेंटेड है। यही इनकी पॉलिटिक्स है, जिसको वो अब जाके इस डेमोक्रेटिक स्टेट में, सेकुलर कंट्री में, ये विधानसभा सत्र में एक साधु को बिठा के कुछ ऐसी बातें बुलवाई गई या बोले या उन्होंने कहा, तो इसको प्रतीक रूप में लेके हुए आगे बढ़ेंगे, शायद इसको लेकर जमीन को उतरेंगे। तो ये नई राजनीति इनके लिए नहीं है, इनका तो एजेंडा ही यही है। बस ये फर्क ये है कि इनको पोजीशन मिला है, सत्ता मिली है, और उसके बाद ये क्रमशः उस ओर बढ़ रहे हैं। ये देखिए ना, अभी तरुण सागर का विधानसभा में संबोधन जो है वो तो हमको दिख गया। दीनानाथ बत्रा हरियाणा में शैक्षिक मार्गदर्शक के पद पर काम करते हैं। दीनानाथ बत्रा के बारे में हम सबको मालूम है कि दीनानाथ बत्रा ने किस तरह मतलब जो आधुनिक शिक्षा है उसके प्रतिगामी मतलब सोच को बढ़ावा देने वाली तमाम बातें की है कि वैदिक युग में हवाई जहाज चलता था, या 5000 साल पहले हमारा वो जो प्लास्टिक सर्जरी का ये मामला था, गणेश के हाथी, ये आदमी के सिर पर हाथी का ये वो प्लास्टिक सर्जरी और जेनेटिक इंजीनियरिंग का मामला था, ये सारी चीज़ें मतलब दीनानाथ बत्रा के हवाले से आई थी। और वो हरियाणा का शैक्षिक मार्गदर्शक के पद पर काम कर रहा है। अब बताइए कि हरियाणा जैसे राज्य की दिशा आगे क्या होने वाली है। तो उसका एक्सटेंशन है कि वो मतलब अब जैन मुनि को विधानसभा में वहाँ बिठा के ये प्रवचन कराते हैं। अफसोस की बात यह है कि जिस तरह की मतलब समाज विरोधी बातें कही गई, वहाँ स्त्री के खिलाफ जितनी बातें कही गई, वहाँ केवल भाजपा के सदस्य नहीं थे, वहाँ 19 या 20 इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्य थे, 15 कांग्रेस के सदस्य थे। सारे लोग चुपचाप सुन रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। महिला सदस्य भी बहुत सारी थीं, किसी को ये आपत्तिजनक नहीं लगी। ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि भाजपा तो अपनी राजनीति कर ही रही है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा पक्ष जो मानता है कि यह राजनीति गलत है, यह राजनीति मतलब खराब है, जन विरोधी है, विधानसभा के सत्र में मतलब इस तरह की परंपरा की शुरुआत नहीं की जानी चाहिए, तो उसकी ओर से विरोध का कोई बिंदु आने चाहिए थे। लेकिन उसमें से सारे लोग बाकायदा शांत बैठे सुनते रहे। तो क्या यह मान लिया जाए कि इस राजनीति में सबके सब वो शामिल थे? हालांकि यह आरोप तो पहले भी लगाए जाते रहे हैं कि कांग्रेस की राजनीति कोई बहुत अलग नहीं है, प्रच्छन्न तरीके से वह वही राजनीति करती है जो भाजपा की राजनीति है, बस दिखता उसका चेहरा भले उदार है। इस घटना पर रिएक्शन ज़्यादातर सोशल मीडिया पर ही है, अखबारों में ये खबर है, लेकिन जो सोशल मीडिया ने इस एंगल को, जिस एंगल से इसको देखा है, इस पूरे प्रकरण को, तो उसका क्या आपको लगता है सिर्फ सोशल मीडिया ही अगर इसको टेकअप कर रहा है तो इस पूरी राजनीति को काउंटर करने में वो सक्षम होगा, आपको लगता है, या इसका काउंटर कर लिया जाएगा इस माध्यम से? ये इस बात पर निर्भर करता है कि शेष राजनीतिक दलों, मतलब तमाम गैर भाजपा राजनीति का रुख इस पर क्या होता है। सोशल मीडिया में या मतलब जो जागरूक तबके हैं उनमें एक बहुत बड़ी तीव्रता से इस पर असंतोष जताया गया है, आपत्ति जताई गई है, खबरें हैं। लेकिन जब तक यह विरोध राजनीति की शक्ल में सामने नहीं आएगा तब तक इस तरह की परंपरा को रोका नहीं जा सकेगा। भाजपा अभी बहुमत में है और अपनी इस ताकत के साथ वो दुरुपयोग करे, सदुपयोग करे, लेकिन इस चीज़ को बढ़ावा देगी। अब मतलब इस बात को कहने के लिए अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि शायद मतलब हरियाणा के मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष या कोई भी तकनीकी पदाधिकारी भारतीय संविधान के बाध्यताओं से वो अनजान थे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके बावजूद उन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत की कि वो तमाम सबसे ऊंचे वाले पदाधिकारियों से भी ऊंचा आसन बना के उनको उस पर बिठा के और मतलब प्रवचन कराया। तो ये किस हैसियत से कराया गया होगा, कितना दुस्साहस है ये, क्या इसकी कोई सफाई है? हो सकता है कि कोई तकनीकी तो सफाई हो, सफाई कोई देगा भी नहीं। हाँ, सफाई कोई देगा भी नहीं, वो तो नहीं, सफाई उन्होंने पहले ही तय कर लिया था
ठीक है। अब तो बल्कि मेरा मानना है कि वो जानबूझकर कुछ एजेंडे खड़े करते हैं ताकि उस पर विवाद हो, और वो पहले तय कर लेते हैं कि हमको कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। ये सबसे बड़ी और उसका असर जो है जाने देना है। हाँ, जाने देना है। वो अब आम जनता तक तो पहुंच ही गया उसका असर। तो क्या भाजपा ये बताना चाहती है कि भारत का संविधान उसके लिए अप्रासंगिक हो गया है, जिसको कि वो मतलब कभी था भी है, हाँ कभी, हाँ, या मतलब क्या वो ये बताना चाहती है कि कभी प्रासंगिक था भी या नहीं। तो इस जरिए उसको अब ये भी बताना चाहिए कि बाबा साहब ने जो संविधान भारत को दिया था, भारत की जनता के लिए दिया था, वह अब कितना प्रासंगिक है। क्या वो उसको खारिज करना चाहती है? क्या वह इस देश की तमाम बड़ी मतलब वंचित आबादी की अपेक्षाओं आकांक्षाओं को खारिज करना चाहती है? ये भाजपा को भी बताना चाहिए, और जो गैर भाजपाई राजनीति हैं उनको भी इस चीज़ को नोटिस लेना पड़ेगा, वरना आने वाले दिनों में सबको यह जनता जो है वो मतलब आईना दिखाने वाली है। अरविंद शेष जी, आप हमारे साथ आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद आपका भी। ये थे हमारे बीच अरविंद शेष, जिन्होंने हरियाणा में घटी इस घटना के ऊपर पूरी बातचीत करी। आगे राउंड टेबल इंडिया के कार्यक्रम अम्बेडकर एज में हम फिर से हाजिर होंगे एक नए इशू के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय भीम।